सरिता शर्मा की हिंदी पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस पद परिचय की पहली वीडियो में भाग 1 में हमने विकारी शब्दों के परिचय के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इन पदों का परिचय कैसे दिया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम अविकारी शब्दों का, अव्यय शब्दों का परिचय देना सीखेंगे। तो पद परिचय के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पद क्या होते हैं, पद की परिभाषा क्या होती है, और यह भी बता चुके हैं कि व्याकरण में 8 प्रकार के पद होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, पहले 4 पद जो है वो विकारी पद इनको कहते हैं, जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप बदल लेते हैं। और बाद के जो 4 हैं ये हमारे अविकारी पद हैं, जिनको हम अव्यय भी कहते हैं। एक शब्द और होता है बच्चों, निपात, जिनका ऐसे शब्द जिनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होकर उनमें विशेष प्रभाव वो पैदा कर देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं, जैसे तक, तो, भी आदि। तो आज हम अविकारी शब्द क्या होते हैं और किसी वाक्य में जब अविकारी पद आते हैं तो उनका परिचय किस प्रकार से दिया जाएगा, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अविकारी शब्द की सबसे पहले परिभाषा एक बार फिर से हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न न हो, विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न न हो, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय को अगर हम उसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार उसकी परिभाषा दें तो जो व्यय ना हो, अर्थात जैसा है वैसा ही बना रहे, उसे अव्यय कहते हैं। यानी अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। और आपको एक बात और बता दूं बच्चों कि इसी अव्यय शब्द के कारण, इस अव्यय शब्द के नाम के कारण अव्ययी भाव समास भी बनता है, जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 9वीं में अव्ययी भाव समास पढ़ा था। अब एक और जानकारी आपको देते चलती हूँ, विकारक तत्व। जैसे हमने विकारी शब्द पढ़े थे कि कुछ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये शब्द ऐसे हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न होता है, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अब ये जो शब्द होते हैं कौन से, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, इनके कारण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों में विकार उत्पन्न होता है। तो ये जो शब्द हैं कौन से, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, इनको हम विकारक तत्व कहते हैं। तो ये आपको एक विशेष जानकारी आपको दी। अब हम देखते हैं अविकारी शब्दों के भेद कौन कौन से होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब ये अगर किसी वाक्य में आते हैं और रेखांकित होते हैं तो हम परीक्षा के समय इनका पद परिचय कैसे देंगे वो हम बारी बारी से अब सीखेंगे। सबसे पहले क्रिया विशेषण का पद परिचय। अब क्रिया विशेषण नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये क्रिया विशेषण जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। थोड़ा सा देख लेते हैं। कालवाचक क्रिया होने का समय बताए, स्थानवाचक क्रिया के होने का स्थान बताए, परिमाणवाचक कार्य कितना हुआ है, उसकी कितनी मात्रा है, कम है, ज़्यादा है, वो परिमाणवाचक। रीतिवाचक कार्य को करने का ढंग, किस तरीके से कार्य हुआ है। तो ये 4 भेद हैं। तो जब हम क्रिया विशेषण का परिचय देंगे तो सबसे पहले हमें उसके बारे में लिखना है कि ये अव्यय है, क्रिया विशेषण है, फिर उसका भेद बताएंगे कि कालवाचक है, स्थानवाचक है, इनमें से कौन सा है। और अंत में महत्वपूर्ण बात, विशेष्य क्रिया। जैसे विशेषण का परिचय देते समय विशेष्य शब्द बताया गया था, वैसे ही विशेष्य क्रिया का भी उल्लेख किया जाएगा। जिस क्रिया की विशेषता बताई गई हो उसके बारे में बताना। अब एक उदाहरण से आपको अच्छे समझ में आएगा। राम मधुर गाता है, यहाँ पर मधुर शब्द का परिचय देना है, तो आपको पहचानना है कि ये क्या है। तो सबसे पहले ये क्रिया विशेषण है, तो हम लिखेंगे क्रिया विशेषण, उसके बाद इसका भेद बताएंगे, कैसा गाता है, मधुर, तो यानी ये कौन सा है, रीतिवाचक। अब ये किस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है इस शब्द से, तो ये जो है गाता है। तो कैसे लिखेंगे, आपका एग्जैक्ट लिखने का तरीका परीक्षा में यही होना चाहिए। मधुर शब्द को रेखांकित किया गया है, उसका परिचय कैसे देंगे, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, विशेष्य क्रिया, हाइफन डाल के लिखेंगे गाता है, या गाता है क्रिया की विशेषता बताई गई है। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है आपको, कि जब आप क्रिया विशेषण का परिचय देंगे तो उसमें लिंग, वचन आदि की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि
पहले ही बताया जा चुका है, ये अविकारी हैं, इनके ऊपर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप भूल से भी लिंग वचन के बारे में नहीं लिखेंगे। अब क्रिया विशेषण शब्द मुख्यतः यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन ये सूची कंप्लीट नहीं है, आप और भी ऐसी सूची बना सकते हैं। धीरे धीरे, जल्दी, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, अभी, कल, परसों, आज, अब, बिल्कुल, थोड़ा, ज़्यादा, उतना, जितना, ध्यानपूर्वक, मधुर, अच्छा, भली बातें, ये सारे जो पद हैं ये क्रिया विशेषण हैं। और भी हैं बहुत सारे। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन सा होता है विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो विशेषण का भी कार्य करते हैं और वो क्रिया विशेषण का भी कार्य करते हैं, तो इसमें आपको अंतर रखना है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। लेकिन एक शब्द कई बार ऐसा होता है विशेषण का भी कार्य करता है और वह क्रिया विशेषण का भी कार्य करता है। कैसे, देखते हैं। राम अच्छा लड़का है, यहाँ पर अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यह लड़का की विशेषता बताई जा रही है, राम की विशेषता बताई जा रही है कि वह अच्छा है। राम अच्छा गाता है, यहाँ पर अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर उसके गाने की विशेषता बताई गई कि वह कैसा गाता है, और गाता क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर पहले वाक्य में अच्छा विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है और दूसरे वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है। अतः शब्द के अर्थ पर न जाकर शब्द के कार्य को ध्यान से देखना है कि वह शब्द उस वाक्य में किस कोटि का कार्य कर रहा है, उसी प्रकार से उसका परिचय देना। अब आते हैं हम संबंध बोधक पद पर। जो अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं वो संबंध बोधक कहलाते हैं। इनकी एक विशेषता बच्चों आप खास ध्यान रखना, ये के या से के साथ जुड़े होंगे, के सामने, के बिना, के साथ, के लिए, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, से धीरे, से तेज, ये तुलनात्मक होता है। के मारे, के कारण या बिना मारे, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो आपके संबंध बोधक शब्द होंगे। अब इनमें ध्यान देने योग्य बात एक है कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध कारक की विभक्ति के का प्रयोग हुआ, ये ध्यान रखना। जैसे अगर इस के को हटा दिया जाए तो दिया गया अविकारी शब्द क्रिया विशेषण का कार्य करता है। अगर के लगा हुआ है तो संबंध बोधक, और अगर उसके आगे से के हटा दिया गया तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। देखते हैं उदाहरण के से अच्छे से स्पष्ट करते हैं। हमारे घर के सामने खेल का मैदान है, के सामने। अब के सामने का परिचय देना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे ये अव्यय है, अव्यय की जगह अविकारी शब्द भी लिख सकते हैं। अव्यय कौन सा, संबंध बोधक, के आते के सामने क्या है, ये संबंध बोधक। अब किस किस में संबंध दिखाया जा रहा है, घर और खेल के मैदान का संबंध जोड़ने वाला, आपको इसी प्रकार से लिखना है। अव्यय, संबंध बोधक, घर और खेल के मैदान का संबंध जोड़ने वाला। अब और एग्जाम्पल देखिए एक बार कि ये सामने किस प्रकार से स्पष्ट होता है। घर के सामने, उसके सामने, इसके सामने, सबके सामने, मेरे सामने। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे शब्द में आपको के नज़र नहीं आ रहा, लेकिन संबंध कारक इसमें भी है। और किसी के बारे में बोल रहे हैं तो के आएगा, स्वयं के बारे में बोल रहे हैं तो रा रे री आएगा, मेरा, मेरे, मेरी, यहाँ पर भी संबंध बोधक ही है। तुम्हारे सामने, यहाँ रा रे री, तुम के साथ लगाएंगे तो तुम्हारे सामने। तो इन सभी में क्या है, संबंध बोधक। दिखने में के सामने है लेकिन मेरे के साथ भी संबंध बोधक है और तुम्हारे के साथ भी संबंध बोधक है। अब देखिए, सामने बैठो, ये क्रिया विशेषण है, कहाँ बैठना है, सामने। मेरे सामने बैठो, यहाँ पर क्या है, संबंध बोधक है। उसके सामने बैठो, यहाँ भी क्या है, संबंध बोधक है। तो इस प्रकार आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण और संबंध बोधक पदों में आपको अंतर भली भांति समझकर करना है। अब चलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं, यानी एक ग्रुप बनाते हैं। समुच्चय का मतलब ग्रुप, इन्हें योजक शब्द भी कहते हैं। अब ये कुछ शब्द मैंने लिखने की कोशिश की है, आप देखिए इनकी सूची और भी बढ़ सकती है। और, एवं, तथा, क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु, तथापि, यद्यपि, ताकि, तो, हालांकि, अर्थात ये शब्द क्या है, सारे समुच्चय बोधक अव्यय। ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देना, एक समानाधिकरण, एक व्यधिकरण। समानाधिकरण समान शब्दों, वाक्यांशों या स्वतंत्र उपवाक्यों को मिलाने वाले योजक शब्द। जैसे हमने वाक्य किए थे,
संयुक्त वाक्य था, तो संयुक्त वाक्य में क्या आएगा, समानाधिकरण अव्यय आते हैं। और, या, एवं, तथा, न, इसलिए क्योंकि ये हैं समानाधिकरण आपके समुच्चय बोधक। दूसरा है व्यधिकरण। मिश्र वाक्य में जो प्रयुक्त होते हैं वो योजक शब्द क्या होते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। वि प्लस अधिकरण, वि यानी अलग, जो आश्रित और प्रधान उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे इसलिए, क्योंकि, हाइफन लगा रखा है बच्चों दोनों के बीच में, देखो ये हमेशा युग्म में आएंगे, जोड़े में आएंगे। आपको वाक्य में भी ये बात समझाई गई थी। यदि, तो, ताकि, अर्थात, यद्यपि, तथापि, ऐसा, जैसा, जैसी, वैसी। इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके समानाधिकरण में भी हों या व्यधिकरण में भी हों, तो वो आपको प्रयोग के आधार पर आपको इनको अलग अलग करना है। अब इसका समुच्चय बोधक के परिचय में क्या क्या लिखेंगे, शाम हुई और पक्षी घोंसलों में लौट आए। अब और शब्द का परिचय देना, तो क्या है ये, सबसे पहले अव्यय। बार बार आपको बता रही बच्चों, अव्यय की जगह आप अविकारी शब्द भी लिख सकते हैं। अव्यय है, कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक। अब भेद कौन सा है, समानाधिकरण। इसकी सूची आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सको। यहाँ पर ताकि का परिचय देना है। ताकि क्या है, अव्यय, समुच्चय बोधक, और ये है व्यधिकरण। यदि मैं दौड़ कर जाता तो गाड़ी पकड़ लेता, इसमें यदि का परिचय पूछें तो भी यही बनेगा, अव्यय, समुच्चय बोधक, व्यधिकरण। और अगर तो का परिचय पूछ ले तो, क्योंकि युग्म में आया है, तो भी यही इसका परिचय बनेगा, अव्यय, समुच्चय बोधक और व्यधिकरण। इसमें आपको ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। विस्मयादि बोधक अव्यय पदों का परिचय कैसे देंगे, विस्मयादि, विस्मय प्लस आदि, दो शब्दों के मेल से बना, यानी विस्मय के भाव के साथ साथ, विस्मय का भाव था ना आश्चर्य का, उसके साथ साथ मन में अचानक उठने वाले भाव, जैसे अचानक से खुशी, किसी प्रियजन को देखकर सामने खुशी, घृणा, शोक, प्रशंसा, ये सारे अचानक उठने वाले भाव हैं। इसलिए विस्मय के साथ आदि शब्द लगाकर इसको विस्मयादि बनाया गया है। ये कोई विशेष खास शब्द नहीं है। जैसे हम आदि शब्द लगाते हैं 3 4 एक कैटेगरी के शब्दों को बोलकर, ऐसे ही ये विस्मयादि शब्द बना है। उपरोक्त भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब इनका परिचय कैसे देंगे, उदाहरण से समझते हैं। आहा, कितना सुंदर मौसम है। अब ये आहा क्या है, अव्यय। इसकी खास पहचान एक क्या है, इसके साथ विस्मयादि बोधक शब्द के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ मिलेगा। अब ये क्या है, अव्यय, विस्मयादि बोधक है, और क्या है, ये हर्ष सूचक है। आहा, बड़ा दुखता है। अब ये अव्यय है, विस्मयादि बोधक है, और ये पीड़ा सूचक है। अरे तुम आ गए, ये अव्यय है, विस्मयादि बोधक है, आश्चर्य सूचक है। तो इस प्रकार से आपके ये विस्मयादि बोधक के परिचय हो गए। अब इस 2 वीडियो को मिलाकर आपको पद परिचय को कैसे करना है, पहली वीडियो में भी आपको बताया था, फिर बताते हैं आपको। पहला कदम क्या होता है, परीक्षा में एक वाक्य दे दिया और उसमें एक पद को रेखांकित किया, तो सबसे पहले आपको रेखांकित पद पहचानना पड़ेगा कि वह कौन सा पद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, क्या है उनमें से। और उसके बाद जो नियम आपको बताए गए हैं दोनों वीडियोज़ में, उसके अनुसार उस पद का परिचय देना पड़ेगा। और ये पहला कदम स्पष्ट करने के लिए आपको इन सारे शब्दों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। इसकी पुनरावृत्ति आपको करनी पड़ेगी। अब अभ्यास कैसे करना है, आप हिंदी का कोई भी एक अनुच्छेद ध्यानपूर्वक पढ़ें या समाचार पत्रिका लें, और पढ़ते समय कुछ कुछ शब्दों को रेखांकित करते चलें। इस प्रकार कम से कम 20 शब्दों को रेखांकित कर लें। उसके बाद उनका पद परिचय लिखना शुरू करें। और पद परिचय देने का पहला कदम क्या है, जैसे कि बताया था अभी मैंने आपको, कि रेखांकित पद की पहचान करनी है कि वह कौन सा पद है, और उसके बाद बताए गए नियमों के अनुसार आपको उसका परिचय देना, और ये सब आपको लिखना है। लगातार 3 दिन आपको आधा आधा घंटा ऐसा करना है। उसके बाद आप पद परिचय देने में कुशल हो जाएंगे। आपकी स्कूल की परीक्षाएं हो या आपका कोई ओलंपियाड हो या किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, आप पद परिचय देने में मात नहीं खाएंगे, कोई चूक नहीं करेंगे। तो बच्चों, आशा है आपको पद परिचय देना भली भांति आ जाएगा। कब आएगा, जब आप अच्छे से वीडियो को देखोगे और इसका अभ्यास करोगे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी स्क्रीन पर जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा। तो जल्दी ही हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।